नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। आपको पता है कि यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। 27 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। सिलेबस में भी बहुत सी चीज़ें ऐड हुई हैं। तो जो हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं ये सीटेट पेपर 2 सोशल स्टडीज सेक्शन की है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। ये सीरीज कंटिन्यूटी में चलती रहेगी आपकी, ठीक है। तो देखते हैं सीटेट पेपर 2 एसएसटी के कुछ एमसीक्यू, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में सामाजिक विविधता का कौन सा उदाहरण है। पहला, डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन, भारत में लोग अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। दूसरा, सेम रिलीजन एवरीवेयर, हर जगह एक जैसा ही धर्म है, ये तो गलत हो गया। यूनिफॉर्म क्लॉथिंग, एक जैसे कपड़े हैं, ये भी गलत। सिंगल टाइप ऑफ फूड, एक ही प्रकार का खाना है, ये भी गलत। तो सामाजिक विविधता निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। भारत में सामाजिक विविधता है, ये बात इन चार में से कौन बताता है। तो डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन, यानी कि अलग अलग प्रकार की भाषाएं जो बोली जाती हैं देश में अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं बोली जाती हैं वो ये दर्शाती हैं, वो ये शो करती हैं कि भारत के समाज में विविधता देखने को मिलती है। तो ठीक है, तो हमारे पास देखो अलग अलग धर्म के, हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनने की आदत है, कपड़े का स्टाइल, ठीक है। उनकी संस्कृति अलग अलग है, संस्कृति अलग है, त्योहार अलग अलग हैं। तो ये सब क्या दिखाता है, ये सब दिखाता है कि भारत में डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है, दैट मीन्स सामाजिक विविधता देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं समाज में अलग अलग जगह पर, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एसोसिएटेड विथ विच फीचर ऑफ इंडिया। एकता में विविधता या यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, एकता में विविधता नहीं, विविधता में एकता भारत की किस विशेषता से संबंधित है। डिक्टेटरशिप गलत, मोनार्की राजाशाही गलत, फेडरलिज्म यानी कि संघवाद गलत, सोशल हार्मोनी डिस्पाइट डिफरेंसेस, यानी कि समाज में लोगों के बीच में अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, अंतर देखने को मिलते हैं इसी आधार पर, धर्म, भाषा, कपड़े, संस्कृति, त्योहार, उसके बावजूद भी समाज में सब लोग शांति पूर्वक रहते हैं। यही इसे ही कहते हैं विविधता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम एक होके रहते हैं, ये इसे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, यहां देखें, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का मुख्य कार्य क्या होता है। सरकार का मुख्य कार्य होता है क्या, जैसे कि टू एंटरटेन पीपल, लोगों का मनोरंजन करना, ज्यादा ही बेइज्जती हो गई ये तो, मनोरंजन करना गलत। टू कंडक्ट ट्रेड, व्यापार करना गलत। टू सेल गुड्स, सामान बेचना, सामान बेचना, क्या ये सरकार का काम है, गलत। टू मेक लॉज एंड मेंटेन ऑर्डर, यानी कि कानून बनाना और कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। तो सरकार का काम क्या होता है, कानून बनाना, कानून बनाना और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास करना, ठीक। तो यही काम है सरकार का। अब ये हमें अच्छे से पता है, हमारे देश में कानून बनाता कौन है, संसद बनाती है। हमारी जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाने का काम करती है, ठीक। और राज्य के अंदर विधानसभा कानून बनाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू। भारत में लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेही होती है।
भारत में लोकतंत्र, जो भारत में लोकतंत्र है उसमें सरकार की जवाबदेही किसके प्रति होती है? क्या फॉरेन कंट्री, विदेशी विदेशी जो बाहर का देश है उनके लिए होती है? सेना के लिए जवाबदेही होती है? क्या सरकार को सेना को जवाब देना पड़ता है किसी भी चीज के, किसी भी सवाल का? नहीं। क्या राजा को जवाब देना होता है भारत में? तो राजा तो होता ही नहीं है। हाँ, लोगों को। तो सरकार जो है किसके प्रति अकाउंटेबल है, किसके प्रति जवाबदेही तय है सरकार की? लोगों के प्रति। लोगों के प्रति जवाबदेही तय है सरकार की, और लोग अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं कहां पर? लोकसभा में। लोकसभा में वो चुनाव में वोट देकर लोगों को चुनकर भेजते हैं। इसलिए सरकार की जो जवाबदेही है वो लोकसभा के प्रति होती है। इसका मतलब लोगों के प्रति होती है, क्योंकि लोग ही लोकसभा में सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, पंचायती राज सिस्टम इज रिलेटेड टू, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे है? क्या न्यायपालिका से है पंचायती राज व्यवस्था का संबंध? क्या न्यायपालिका से है? नहीं। क्या स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधायिका से है? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या केंद्र सरकार से संबंध है पंचायती राज का? गलत। क्या लोकल गवर्नमेंट से संबंध है पंचायती राज का? जी हाँ। स्थानीय सरकार यानी कि लोकल सरकार, स्थानीय सरकार से ही संबंध रखती है पंचायती राज प्रणाली। ठीक है, स्थानीय सरकार क्या होती है? तो देखो भाई, स्थानीय सरकार गांव की अलग होती है, ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय सरकार अलग होती है, और शहरी क्षेत्र की अलग होती है। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों का गठन किया गया है, और शहरी क्षेत्र के लिए शहरी स्थानीय निकायों का गठन किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय, जैसे कि एमसीडी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली। पंचायत यानी कि जो गांव होता है, गांव में हम प्रधान या सरपंच को वोट देकर चुनते हैं, से कहते हैं पंचायत। ठीक। ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों को संविधान में जोड़ने का काम किसने किया था? 73वां संविधान संशोधन और 1992, और शहर में स्थानीय निकायों को जोड़ने का काम किसने किया? 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत से संबंधित क्या हो गया? सरपंच हो गया प्रधान। 7वां, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट मेक्स डिसीजंस अबाउट लोकल इश्यूज लाइक स्ट्रीट लाइट्स एंड वाटर सप्लाई। जैसे स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट खराब हो जाना, रोड पे जो लाइट लगी रहती है, पानी की सप्लाई के बारे में निर्णय लेना, ये कौन से स्तर की सरकार ये निर्णय लेती है? क्या लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार लेती है, या स्टेट गवर्नमेंट लेती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? भाई दिल्ली में मैं हूँ, गांधी विहार में, तो वहां पे मान लो पानी की प्रॉब्लम है, तो उस पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? वो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ? नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगी, केंद्र सरकार भी नहीं करेगी, दिल्ली सरकार भी नहीं करेगी। कौन करेगा? एमसीडी करेगी, यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली। तो लोकल गवर्नमेंट हो गई वो। चलो आगे, 8वां प्रश्न, मेकिंग अ लिविंग रिफर्स टू, जीविका कमाना किससे संबंधित है? जीविका समझते हैं, अपना पालन पोषण करने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है वो आप कमा रहे हो, उसे ही आजीविका कहेंगे। तो आजीविका कमाना, जीविका कमाना किससे संबंध रखता है? खेल खेलने से, पढ़ने से, या यात्रा करने से? तीनों गलत।
ऑक्यूपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कोई काम करना, रोजगार लेना, इसी से संबंधित है आजीविका कमाना। समझ गए? नौकरी करोगे तभी तो पालन पोषण कर पाओगे अपना और अपने परिवार का। तो जीविका क्या हो गया? जीविका हो गया नौकरी और रोजगार। ठीक है। 8वां, इन अर्बन एरियाज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी इज कॉल्ड। शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन संस्था को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा, तो ये तो गांव की हो गई। जिला परिषद नहीं। पंचायत समिति, ये तीन 3 टियर सिस्टम गांव का हो गया, पंचायत का। शहर में कहा जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसका मतलब है नगर निगम। नगर निगम, जैसे नगर निगम दिल्ली, नगर निगम दिल्ली, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी। एमसीडी, ठीक है। तो शहर में जो स्थानीय निकाय होते हैं, लोकल गवर्नमेंट होती है, उसे क्या कहते हैं? एमसीडी कहते हैं, सॉरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय। लोकतंत्र वह सरकार है जहां पर शासक चुने जाते हैं। कैसे? लोगों के द्वारा, या वंश के आधार पर, या सेना के द्वारा, या धर्म के आधार पर। तो भाई लोगों के द्वारा। कैसे चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं शासक। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं, तो केंद्र सरकार, केंद्र में हमारे यहाँ सरकार कैसे बनती है? लोकसभा के चुनाव होते हैं हर 5 साल में। लोकसभा के इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में, और जो 543 लोग पूरे भारत से चुनाव जीतकर आते हैं, तो उन्हें चुनाव में वोट देता कौन है? भारत में जनता वोट देती है। ठीक है। और फिर यही 543 लोगों में से कुछ लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो यही तो शासन चलाते हैं हमारा। तो शासक हुए ना। शासक किसके द्वारा चुने जाते हैं देश में? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? विच इज द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की निम्नलिखित में से क्या विशेषता है? तो लोकतंत्र की विशेषता है, जैसे ऑप्शन नीचे भी देख लेते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। बी, रूल बाय 1 पर्सन, एक के द्वारा शासन करना। सी, नो राइट्स फॉर सिटीजन, नागरिकों को कोई अधिकार नहीं देना। डी, परमानेंट रूलर, जो शासक होगा वो स्थायी होगा, बदला नहीं जाएगा। तो हम लोकतंत्र की विशेषता क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव। ये ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है भाई, स्टेट गवर्नमेंट इज हेडेड बाय। राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? क्या मुख्यमंत्री होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्रधानमंत्री होता है, गवर्नर होता है? तो देखो भाई, राज्य सरकार का प्रमुख जो पूछा है, तो वो तो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। और राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो गवर्नर राज्य का प्रमुख, गवर्नर हो गया राज्य का प्रमुख, और मुख्यमंत्री हो गया राज्य सरकार का प्रमुख। राज्य सरकार का प्रमुख। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार का मुख्यमंत्री हो गया। अगर पूछा जाए भारत सरकार का प्रमुख कौन है, तो सीएम जैसा पीएम हो गया ऊपर, प्रधानमंत्री। और भारत का प्रमुख कौन है? तो फिर राष्ट्रपति हो जाएगा। यहाँ राज्य का पूछा है तो आप याद रखेंगे। फिर है आपका, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। राज्यपाल जो होता है राज्य के अंदर, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर। ठीक है। बाकी सब गलत है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
अब ये जो गवर्नर है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। और इस्तीफा अगर राज्यपाल को देना है, इस्तीफा अगर राज्यपाल को देना है तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। समझ गए? हालांकि हमारे देश में जो अमेंडमेंट है 7th, उसके अकॉर्डिंग एक राज्यपाल एक ही टाइम पर 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है। 14वां प्रश्न है, मीडिया प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन। मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें? तो लोगों को जागरूक करने में और जानकारी फैलाने में, यही मीडिया का काम है। आप न्यूज देखते हो, जैसे अमेरिका इजराइल का ईरान से युद्ध चल रहा है, तो सारी जानकारी आपको न्यूज के माध्यम से मिलती है, तो ये मीडिया हो गई। मीडिया का काम क्या है? लोगों को अवेयर कराना और उनको जानकारी उपलब्ध करवाना किसी भी मुद्दे के बारे में। ठीक है। तो इन्फॉर्मिंग सिटीजन्स और अवेयरनेस बढ़ाना। अगर हम मीडिया को फॉलो नहीं करेंगे, न्यूज नहीं देखेंगे, तो हमें पता ही नहीं लगेगा। क्या? हमें पता ही नहीं लगेगा कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया। निम्नलिखित में से मास मीडिया का उदाहरण क्या है? तो मास मीडिया का मतलब क्या होता है? सुनो, सेंडर, सेंडर यानी कि मैसेज भेजने वाला एक है, लेकिन रिसीवर सुनने वाले बहुत हों, सुनने वाले बहुत हों, तो उसे कहते हैं मास मीडिया। तो डायरी में अगर हम कुछ संदेश देना चाहते हैं तो वो एक पढ़ेगा कोई, टेलीफोन पे भी एक होगा, पर्सनल लेटर लिखेंगे एक, टीवी, टीवी, रेडियो, ये सब क्या है? मास मीडिया है। टीवी पर बोलने वाला एक एंकर होता है, लेकिन उसको सुनने वाले लाखों होते हैं। ठीक। फिर है जेंडर रिफर्स टू, लिंग, जेंडर किससे संबंधित है? बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ओनली, केवल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से संबंधित है, एज डिफरेंस से या इकोनॉमिक स्टेटस से? तो सोशल रोल्स, एक्सपेक्टेशंस फॉर मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में से समाज में जो उम्मीदें लगाई जाती हैं उस बिहाफ पे ये जेंडर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ये 16वां प्रश्न था आपका। आगे देखिए, स्टेरियोटाइप्स बेस्ड ऑन जेंडर कैन लीड टू, लिंग आधारित रूढ़िवादिता किसका कारण बन सकती है? तो ये भेदभाव का कारण बन सकती है। जैसे एक स्टेरियोटाइप, रूढ़िवादी सोच है हमारी कि नहीं, लड़की तो कमजोर होती है, लड़का कमजोर नहीं होता, तो ये क्या भेदभाव वाला सिस्टम आप जन्म देना चाह रहे हो? भेदभाव वाले जो बीज बोना चाह रहे हो आप ऐसे बोल के। तो लिंग आधारित रूढ़िवादिता किसका कारण बन सकती है? अगर स्टेरियोटाइप किया गया जेंडर के आधार पे, तो उससे क्या हो सकता है? भेदभाव हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है। और हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं सकता, हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि रंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, और लिंग के आधार पर, और आपकी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक। तो बाकी गलत है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है अगर स्टेरियोटाइप बना लिया हमने जेंडर के आधार पर। 18वां प्रश्न देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949। तो यहां देखो भाई, भारत का संविधान जो अपनाया गया, एडॉप्ट, वो 26 नवंबर 1949 को। कब?
26 नवंबर 1949 को। इसलिए हर साल हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ। और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है जी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। ठीक है। 2 अक्टूबर तो ये गांधी जयंती होती है। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो आगे देखो। उन्नीसवां प्रश्न देखो। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है भारत को घोषित करती है। क्या घोषित करती है? इंडिया इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, ये घोषित करता है भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है। सोवरेनिटी का मतलब क्या है? हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई बाहर की शक्ति, बाहर का देश हमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? समाजवादी। सेकुलर का मतलब है हमारे यहाँ सभी धर्म बराबर हैं, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देश है हमारा। और रिपब्लिक का मतलब है गणराज्य। गणराज्य पूरा नाम लिखा देखा होगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी कि भारत गणराज्य। ठीक है भाई, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 20 इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर लाइज विथ। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में रियल पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में रियल पावर किसके पास होती है? बताओ भाई। प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, न्यायपालिका, गवर्नर। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में रियल पावर होती है प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ जो मंत्री होते हैं उनमें। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में होती है रियल पावर। याद रखेंगे इसको, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में होती है रियल पावर। अब देखो, यहां केंद्र सरकार की बात की जा रही है। केंद्र सरकार में अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो रियल पावर किसके पास होगी? प्रधानमंत्री के पास होगी रियल पावर। और अगर राज्य की बात करें हम तो राज्य सरकार में होगी मुख्यमंत्री के पास रियल पावर। ठीक है, याद रहेगा। तो दोस्त ये हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आगे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।